नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज बात करेंगे बीजेपी का गढ़ पूर्वांचल का। और अब बात करेंगे बीजेपी का गढ़ पूर्वांचल का रण। 80 सीटों वाले यूपी के जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होना है, उनके बारे में बता दें कि कहा यह भी जाता है कि इन सीटों पर जिनका वर्चस्व रहता है वो पूर्वांचल के बादशाह कहलाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सीट पूर्वांचल की सीटों में से शामिल है। विपक्ष को 2019 में इन 13 सीटों में से केवल 2 पर ही जीत मिली थी और इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ देश का आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटें भी शामिल है। इनमें से 3 घोसी, बलिया और गाजीपुर ऐसी सीटें हैं जहां जीत के लिए भाजपा के सामने पूर्व के 2 चुनाव के मुकाबले लंबी लकीर भी खींचने की एक लंबी बड़ी चुनौती है। 2022 की अगर बात कर ले, 2022 विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही भाजपा के हाथ लगी थी और यहां पर जीत हासिल की थी। इससे पहले हुए 2019 के आम चुनाव में भी घोसी और गाजीपुर में भाजपा मात खाई थी। ये बात दीगर है कि वर्ष 2022 में हुए चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के सपा के पक्ष में चले जाने से भाजपा का जो जातीय समीकरण था वो बिगड़ गया था और इस गलती को पार्टी से इस लोकसभा चुनाव में सुधार कर ओम प्रकाश राजभर को फिर से साथ ले लिया है। इसी के साथ 7वें चरण में इन दिग्गजों की टक्कर भी होने वाली है और इसी के साथ ही साथ तमाम दिग्गज मैदान में है। पूर्वांचल पर सभी की नजर है। 13 की 13 सीटें अब बीजेपी ने भी पूरी जोर आजमाइश कर ली है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, गठबंधन की बात कर लें, ये आखिरी चरण है और तब सभी अपनी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। इनमें से सबसे अहम यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट है जहां पर पिछली 2 बार से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी नगरी ने विकास का नया आयाम छुआ है। पीएम मोदी ने 2019 में 2014 से भी ज्यादा अंतर के साथ चुनाव जीता था, लेकिन इस बार लक्ष्य 2019 से भी बड़ी जीत का है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दांव लगाया है। बसपा से अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी के बाद अगर बात कर ली जाए हॉट सीट में से गोरखपुर है। गोरखपुर लोकसभा सीट भी वीआईपी सीटों में शामिल है। यहां बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता और मौजूदा सांसद रवि किशन को टिकट दिया है। उनका मुकाबला सपा नेता काजल निषाद से है। वहीं बसपा ने मुस्लिम चेहरे जावेद सिमनानी पर भी दांव लगाया है। चंदौली लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में हैं। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के वीरेंद्र सिंह और बसपा के सत्येंद्र कुमार मौर्य से है। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोलू के बहू रिंकी कोल को टिकट दिया है, जबकि सपा ने छोटे लाल खरवार और बसपा ने धनेश्वर गौतम को प्रत्याशी बनाया है। घोसी की बात कर ले तो घोसी सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है और इस सीट पर एनडीए की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं और सपा ने राजीव राय पर दांव चला है, जबकि बसपा ने बाल कृष्ण ओबीसी वोटरों में सिन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और श्वेता दुबे, बीजेपी नेता हैं। इसी के साथ कृष्णा पंडित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आखिरी चरण है, अंतिम दौर है, 7वां चरण जो कि देखा जा रहा है पूर्वांचल पर आधारित है। पूर्वांचल किसका है, सबसे बड़ा और अहम सवाल है क्योंकि निगाहें जो हैं उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें से पूर्वांचल सबसे हॉट जो क्षेत्र है माना जाता है। तो क्या कहेंगे, पूर्वांचल किसका है, इस पर सवाल करेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एच.एन. उपाध्याय जी, अगर आपसे जानना चाहें तो पूर्वांचल किसका है आपके नजरिए से? वंदना जी, आपको नमस्कार, अपने सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। ऐसा है कि देखिए, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें पूर्वांचल में कई जिलों में भाजपा साफ हो गई थी, आजमगढ़ से लेकर और
मऊ कहिए चाहे गाजीपुर कहिए, तो पिछले विधानसभा के चुनाव में केवल 2 सीट इन्होंने पाई थी। ठीक है, लोकसभा चुनाव में हमको उतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही जनता की जो नाराजगी थी वो विधानसभा चुनाव में देखी गई थी। जहां तक आप अभी पिछला घोसी का उपचुनाव हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी आदि सभी के प्रयास के बाद भी वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट विजयी हुआ, जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन था। और आप कह रही हैं कि पूर्वांचल भाजपा का गढ़ है। भाजपा का कहाँ गढ़ है भैया, ये तो हम लोग गठबंधन का गढ़ है, जो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। वाराणसी की बात कह रही हैं, वाराणसी में अब की बार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी एक नया इतिहास कायम करेंगे, क्योंकि वाराणसी की जनता पिछले 10 साल से इन ठागा महसूस कर रही है। चाहे गंगा सफाई अभियान की बात हो, चाहे कोई कंपनी आज तक नहीं लगी, 10 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं। जो भी कुछ इन्होंने काम दिया ठेके पर, गुजरात इनका जो परिवार है, वहां के लोग आकर यहाँ पर ठेकेदारी लेके बड़े बड़े पदों को कब्जा करे हुए हैं। यहाँ के लोगों को न कोई रोजगार मिला, न कुछ मिला। रोजगार तो पूरे देश में नहीं मिला, फिर भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत था वो गुजरात के लोगों को दे दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ की जनता काफी नाराज है, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो। यहाँ पर हमारा जो है निषाद समाज है, जो गंगा नदी में जो है अपना उनका रोजगार था वो भी छीन कर जो है गुजरात के लोगों को दे दिया गया। तो तमाम काफी नाराजगी है। अब की बार अजय राय जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को हराकर एक नया इतिहास गढ़ेंगे और पूर्वांचल अब की बार गठबंधन का होगा। जी हाँ बिल्कुल, एचएन उपाध्याय जी, गोरखपुर में भी देखा गया कि दशकों से सांसद रहे 5 बार के खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे उसके बाद से सीट खाली हुई थी, उपचुनाव भी हुए थे। उसके बाद रवि किशन अब देखा जा रहा है। लेकिन अगर वाराणसी की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कब्जा है, अजय राय अब सामने है। तो ये कहा जा सकता है कि ये दोनों जो हॉट सीट है अभी भी बीजेपी का कब्जा है, गढ़ है। हमारे साथ श्वेता दुबे हैं। श्वेता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार की बात करती है और 80 लोग उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात कर लें तो 80 सीटों पर पूरी दावेदारी पेश करती है, कहां पाती है? क्योंकि कड़ी टक्कर मानी जा रही है इस बार। किससे कड़ी टक्कर है? अजय राय जी से। कांग्रेस अभी 4 दिन और खुश हो ले, आज जब रिजल्ट आएगा तो फिर कांग्रेस अब थोड़ा सा टाइम और भी दे, वजह भी तलाशे कि फिर वो जवाब क्या देंगे। इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे मोदी जी विजयी होने वाले हैं काशी से। और पिछली भी 13 सीटों में से 11 सीट हमारे पास थी। 2 सीट में जो अभी भाई साहब ने बताया, मैं पूछना चाहूंगी उन 2 सीट में कांग्रेस का क्या योगदान था? कांग्रेस ने क्या किया था? सपा का साथ माफिया के साथ ये था। वो 2 सीटें किसकी थी और क्या थी ये सर्वविदित है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार 13 की 13 सीटें हम जीत रहे हैं। ये भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। और मोदी जी रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव सही मायने में ऐतिहासिक होने वाला है कि मोदी जी तीसरी बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाएंगे और रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी को हराएंगे। ठीक है, हमारे साथ अजीत यादव है। अजीत, जिस तरह से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आती रही हैं, अंतिम दौर है, अंतिम चरण है। अब क्या लगता है कि इस अंतिम चरण में पूर्वांचल किसका हो सकता है? क्योंकि दावेदारी सभी पेश कर रहे हैं, पूर्वांचल को लेकर के लगातार जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं वो भी की जा रही हैं, क्योंकि हॉट एरिया माना जाता है, पूरा क्षेत्र, पूरा गढ़ माना जाता है पूर्वांचल का, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाती है जब। बिल्कुल, पूर्वांचल जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 13 सीटें जो हैं, इस पे 11 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। 2 सीटें केवल विपक्ष के खाते में रही, मऊ और गाजीपुर। लेकिन हर स्थितियां और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, हर सीटों पर, अगर गोरखपुर को छोड़ दी जाए, गोरखपुर में भी वैसे संघर्ष है, लेकिन गोरखपुर को छोड़ दिया जाए तो बगल की महाराजगंज, इस समय मैं देवरिया जनपद में आया हुआ हूँ, यहाँ भी कई टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में। कुशीनगर में भी जो वर्तमान सांसद हैं उनको लेकर कुछ गुस्सा भी है। अब समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेटों का चयन किया है, ये बहुत भारी पड़ता जा रहा है सत्ता पक्ष के लिए। जी बिल्कुल। कृष्णा पंडित, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दावे तो
तमाम पार्टियां पेश कर रही हैं। लगातार महंगाई, बेरोजगारी और कई ऐसे मसले हैं, सड़क, पानी, विपक्ष उठा रहा है, जनता भी उठाती नजर आई। लेकिन क्या लगता है कि इस बार इस आखिरी दौर में ये मुद्दे कारगर साबित होंगे या नहीं? कृष्णा पंडित जी, अनम्यूट कर लीजिए। कृष्णा जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और श्वेता जी से फिर से बात करेंगे। श्वेता जी, जिस तरह से आप दावे की बात कर रही थी, वादों की बात कर रही थी और हमला भी बोल रही थी विपक्ष पर, क्या लगता है पूर्वांचल में आप अपने सामने किसे एक प्रतिद्वंदी के हिसाब से मान रहे, कंपटीटर आपके सामने कौन है, किसे मानते हैं? क्योंकि गाजीपुर घोसी सीट में बड़ी टक्कर देखी जा रही है। देखिए, मैं कंपटीटर हमारी पार्टी भाजपा किसी को भी नहीं मानती है। और रही बात ये जो घोसी और गाजीपुर की सीट है, ये आपको भी पता है कि ये किसकी सीट थी। तो ये जनता एक स्वच्छ छवि और माफिया के बीच में टक्कर है। अगर मतलब जो हमने सुव्यवस्था करी है न्याय की और माफिया को साफ किया है उत्तर प्रदेश से, ये उस मैंडेट पर मोहर लगने जा रही है और निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि वहां की जनता त्रस्त थी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में सुशासन जो स्थापित हुआ है, हम उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सामने कोई नहीं है और 13 की 13 सीट हम जीत रहे हैं। हम ये बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हमने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल किया है। और ये मोदी जी का क्षेत्र है और बनारस की जनता तो इंतजार में है कि जल्दी से एक तारीख आए और वोट करके मोदी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली भेजें। बिल्कुल, कहते भी यही है कि जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश ही तय करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। हालांकि 4 जून को ये सारी ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने किसे अपना सरताज बनाया है। इसी के साथ साथ डॉक्टर HN उपाध्याय, जिस तरह से लगातार जो सत्ताधारी दल है सवाल उठा रहा था कि आप हमेशा सवाल उठाते हैं लेकिन धरातल पर आपकी जब सरकार रही तो आपने कुछ नहीं किया, जिसके बिहाफ पर वो जनता के पास सीधा जाते हैं, तारुफ करते हैं, उन्हें अपनी जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल कहता है कि आप सिर्फ हवाई बातें करते हैं। जी, पहली बात अपनी बहन श्वेता जी के जवाब दे दें। सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़ा था इनका साथ? भाई साहब, पूर्वांचल में रहिए, पूर्वांचल में, नहीं तो हम लोग भी देश में घूमने लगेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। महिला पूर्वांचल पर बात करिए, इनका साथ कहाँ चला गया था? अब पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। बहुत दूर मणिपुर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, स्वाति मालीवाल पर भी विचार करें, संदेश खाली चले जाइए, एक चश्मा न लगाइए। मैडम, संदेश खाली में तो किसकी साजिश थी वो तो पता चल गया, वो तो आपस में आप ही की साजिश थी, आप लोग हद हो गई है चुनाव के लिए। बात कर रहे थे कि हम लोगों की चाल थी, भाजपा के लोगों के पदाधिकारियों की चाल थी। अरे भाई साहब, गंभीरता की बात करें, आप एक सम्मानित चैनल पर बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक आप बात कर रही हैं वंदना जी, हमने तो बहुत क्या नहीं किया, बताइए। हमारे समय में 400 रुपए सिलेंडर हम दे रहे थे, आम सभी लोगों को जो आप एहसान कर रहे थे, 400 रुपए सिलेंडर दे रहे थे, अनाज दे रहे थे 1 रुपया 2 रुपया किलो पर, जब तक उसका क्षेत्र बढ़ा था। दो भाग बटे हुए थे समाज में, राशन में अलग दे रहे थे और खुले मार्केट में अलग बिक रहा था। वो भी हमारी पार्टी के नेताओं ने था और 2 दिन पहले से सिलेंडर की लाइन लगाई जाती थी, तब एक सिलेंडर मिलता था। हमारे समय में आप ना बोलिए, झूठा बनाइए। झूठा आपका दामन संबंध है भैया, आपका संबंध है। और आज आप जो है मटन पनीर से आते हुए गुजरात पर आ गए प्रधानमंत्री जी। और श्वेता बहन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? कोई रैली वैली नहीं किए,
वो क्या मीटिंग वूटिंग कर रहे थे क्या 4 जून के बाद? अरे आप जो है क्यों प्रधानमंत्री जी के बारे में जानना चाहते हैं? आप बताइए कि राहुल जी बोतल खोल के पानी अपने सर पर क्यों नहीं, डाल रहे थे? पता आप उन्हीं तो को चल रहा था देखिए, कि उसके अलावा आप किसी को नहीं देख पाएंगे भाई साहब। अरे मत श्वेता जी देखिए, वो पता आपकी चल आंखों में रहा जो था चश्मा चढ़ा हुआ है कल ना, मीटिंग कर परिवारवाद रहे से थे, वो उतर नहीं पाएगा भाई साहब। कल इस बात की मीटिंग कर रहे थे कि 4 जून के बाद ईडी सीबीआई आदि से हम लोग कैसे बचेंगे। भाई साहब, ये आप कांग्रेसी जो मानसिकता 10 बता साल रहे तक हैं, परेशान क्योंकि किए हैं जब लोगों कांग्रेस का को, राज था जो एक तब रास्ता सीबीआई दिखाया है, कांग्रेस का सोता अब हम लोग जाता कैसे था। बचेंगे। कांग्रेस ब्यूरो इस पर ऑफ मीटिंग हो रही थी इन्वेस्टिगेशन कल दिल्ली में, पुराना और कोई इतिहास प्रचार बदल नहीं गया है, किए। उससे बाहर आ जाइए। भाजपा का राज चल रहा है और चलता रहेगा। जनता आपकी असलियत को समझ चुकी वंदना है। जी, श्वेता जी, एचएन उपाध्याय को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। करने दीजिए मैडम। वंदना जी, आप जो कह रही हैं, आज जो अनाज फ्री दिया जा रहा है हमारे यूपीए सरकार की जो है खाद्यान्न जो कानून था उसके तहत दिया जा रहा है। अगर नहीं भी मिलेगा कोई व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है। हमने जो है मनरेगा जैसी स्कीम लाई अपने पिछले कार्यकाल में, उसके पहले उसका आप लाभ देख ही रही हैं। 75,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया। असली काम तो हमने किया। हमारे काम का जो कुछ बचा हुआ था ये फोटो चिपका कर निकालते रहे। आप बताइए इन्होंने 10 साल में बेरोजगारों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, किसानों की आय क्या दुगनी हुई? बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों का ऋण माफ हुआ। आज सबसे अधिक बेरोजगारी दर हमारे भारत में है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। लोगों के जीना मुश्किल हो गया है। आदमी जो है 1200 रुपए का सिलेंडर ही जब खरीद पा रहा है तो और बाकी काम कैसे करेगा। महिला बहनें हमारे गृहिणी जी है, उनका बजट गड़बड़ा गया है, आप देख ही रही हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आज आप महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार नहीं है इस समय, लेकिन जब आपकी सरकार थी तभी भी आलम यही था। नहीं मैडम, कहाँ आलम यह था, आप बताइए। तब भी है तौबा, महंगाई को लेकर के है तौबा तब भी मची हुई थी। तो ठीक है, वो जनता समझ लिया कि असली कौन है गरीबों का मसीहा। जब 400 रुपया सिलेंडर था तो लोग चिल्ला रहे थे बहुत महंगाई है। अब 1200 रुपया में क्या पता नहीं चल रहा है। आज जो है एक सामान्य आदमी का, मीडियम वर्ग का खर्च चलना मुश्किल हो गया है। और ये चुनाव में हमारी जनता महंगाई के नाम पर, रोजगार, बेरोजगारों के नाम पर, महिला पहलवानों के नाम पर, किसानों के नाम पर मुद्दे पर वोट दे रही है। और हमारी पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी जो है उसकी पूरे चुनाव में धूम मची रही 6 चरणों तक। 7वें चरण में उसकी धूम 7वें आसमान पर है और उसके आधार पर जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसान, ठीक है डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, 5 गारंटी जो आपकी है, 5 न्याय और 25 गारंटी जो है, इसका हिसाब किताब 4 जून को होगा। क्या कहती है जनता, ये जो पूरा समीकरण अभी हो रहा है, तैयार हो रहा है, वो 4 जून को सामने आ जाएगा। आखिरी टिप्पणी श्वेता दुबे जी आपसे लेना चाहेंगे। सुभाषपा जब 2019 में इंडिया गठबंधन, जब गठबंधन में थी तो इसका फायदा मिला था, लेकिन अब चूंकि इंडिया में शामिल हो गई है, क्या लगता है कि उतना फायदा आपको मिलता नजर आएगा, क्योंकि इसका नुकसान और फायदा दोनों ही पार्टियों में देखा जा रहा है? ये हमको पूरा फायदा मिलेगा और हमारा तो उद्देश्य ही है सबका साथ सबका विकास। तो हमारे एनडीए के जितने भी घटक हैं, हम किसी को कमतर नहीं मानते हैं, हम सब एक हैं और हम साथ में मिलकर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जून को हम विजयी होंगे और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, अजीत यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजीत जी, आखिरी टिप्पणी जो है आपकी लेना चाहेंगे कि इस पूरे ही मसले को लेकर के, पूर्वांचल को लेकर के आज बात हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। जी, उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजनीति में एक अहम रोल रखता है और एक कहावत भी है कि सत्ता की जो है जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। निश्चित ही इस बार भी सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, और कोई जानकारी आप चाहें तो मैं उस पर
अपनी टिप्पणी बिल्कुल, वक्त की थोड़ी कमी है अजीत जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे पूर्वांचल की राजनीति पर, पूर्वांचल के गढ़ पर, क्योंकि 7वां चरण अंतिम चरण है और इस चरण से सारी ही चीजें निर्धारित हो जाएंगी। किसके दावे वादे काम आते हैं 4 जून को क्लियर हो जाएगा। बीजेपी का गढ़ पूर्वांचल का रण में फिलहाल इतना ही। और इसी के साथ ही साथ आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।